नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। क्या योगी आदित्यनाथ को जल्द उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है? क्या दिल्ली दरबार और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है वो उसके दो फाड़ हो चुके हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य या फिर ब्रजेश पाठक जो कुछ कर रहे हैं वो दिल्ली दरबार के कहने पर यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कहने पर वो ये सब कुछ कर रहे हैं? इस तरह के सवाल अब और ज्यादा उठने लगे हैं और उनकी जो वजूहात हैं वो भी सामने निकल कर आ गई हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव में 2024 में कहीं से हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर नारा दिया गया था 80 में से 80 पार का, और अयोध्या हार गए और नरेंद्र मोदी अपनी सीट बनारस की 1.5 लाख से ही जीत पाए, जिसे राहुल गांधी कहते हैं कि जान बचाकर निकले। अब ऐसे में समीक्षाओं का दौर चल रहा है, एक के बाद एक कई मीटिंग हुई, कभी कोई मीटिंग कर रहा है, कभी कोई मीटिंग कर रहा है। लेकिन कल की जो समीक्षा बैठक हुई, जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य थे, और सबने जिस तरह की बातें वहां पर कही है, खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वहां के, और लगातार उनका नाम चर्चाओं में है जब से रिजल्ट आए हैं लोकसभा 2024 के, और पहले से भी, कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। खबर तो ये भी आई कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है तो वो केशव प्रसाद मौर्य का है। 2022 में भी इस तरह की लगातार खबरें चली थी और अब फिर से इन खबरों का बाजार गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरह से खुल के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले मैं वो आपको सुनवाना चाहूंगी, उससे आप ये समझिए कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं, और किस तरह से समीक्षा बैठक के जरिए योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है और पूरी हार का ठीकरा सिर्फ उनके सर पर फोड़ने की तैयारी हो रही है। सुनिए आप केशव प्रसाद मौर्य को। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो अभी आपने यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को सुना और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा था, है और रहेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की योगी आदित्यनाथ की आपस में कोई किसी तरह का तालमेल नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हमारे अति आत्मविश्वास ने हमारा अति आत्मविश्वास जो है वो हमें ले डूबा। वो लगातार अपनी तमाम जीत की बात करते रहे, लेकिन 2024 को वो स्किप कर गए। वो ये बताना भूल गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से 32 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। सुनिए आप ये छोटी सी बाइट योगी आदित्यनाथ की भी। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय तो 2024 की बात करना वो भूल गए, स्किप कर गए कि 2024 में कैसे उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनको शय दी जा रही है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर बोलें। एक नहीं, कई ऐसे एमएलए और पूर्व मंत्री हैं जो खुलकर, जिन्होंने अपनी सरकार के बारे में
बातें कही हैं, उनकी आलोचना की है। और इसमें दो लोगों के नाम मैं साफ तौर पर यहाँ पर कहना चाहूंगी। एक है राजेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे हैं रमेश चंद्र मिश्रा। राजेंद्र प्रताप सिंह जो कि बहुत सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि थाने और तहसील में जिस तरह का भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, उन्होंने अपने 40-42 साल के अपने राजनीतिक करियर में न कभी देखा, न आगे कभी देख पाएंगे जिस तरह का भ्रष्टाचार फिलहाल है। इसके साथ साथ रमेश चंद्र मिश्रा, उनका आपने देखा वो वीडियो वायरल है, उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई अगर बड़ा फैसला नहीं लिया गया और पीडीए की काट अगर नहीं ढूंढी गई तो 2027 में भी चुनाव जीतना नामुमकिन होगा। अभी हमारे लिए उत्तर प्रदेश में हालात हमारे खिलाफ हैं। अब आप इसमें सोचिए, अभी 7 राज्यों की 13 सीटों के लिए उपचुनाव हुए। अगर चाहते तो 10 जो सीटों के जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं वो इसके साथ किए जा सकते थे, लेकिन अभी पता है कि माहौल पूरे तरीके से बरखिलाफ है। हालांकि 6 महीने के अंदर चुनाव कराने ही होंगे, यानी कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसके साथ उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर करवाना, उनको चुनाव कराना ही होगा। और अभी से आप ये देखिए कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी पसीने छूट रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 10 सीटों के सिर्फ उपचुनाव के लिए। और जाहिर सी बात है कि अगर आने वाले वक्त में जो ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, अगर इसमें जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हालत इसमें भी खस्ता रहती है, अगर वो ज्यादातर सीटों पर अगर हार जाती है, तो आप ये तय मानिए कि ये आखिरी कील साबित हो सकती है ताबूत में योगी आदित्यनाथ की किस्मत के फैसले को लेकर। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आते हैं उनसे किस तरह का बर्ताव किया जाता है। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद ब्रजेश पाठक से लेकर केशव प्रसाद मौर्य दोनों को ही कई दिन तक दिल्ली में रोक कर रखा गया। जब योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उसका हिस्सा नहीं होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा हैं। अभी आपको पता है ये जो समीक्षा बैठक हुई थी इसमें भी सबसे ज्यादा बात खासतौर पर जेपी नड्डा या फिर योगी आदित्यनाथ ने की तो वो पीडीए की थी, और वो थी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। यानी कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना और पीडीए को लेकर जो पूरा इंडिया गठबंधन चला है, अखिलेश यादव ने पीडीए की बात कही, पूरी इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कि अगर ये 400 पार करके आते हैं तो कैसे ये संविधान बदल देंगे। इस सब ने इतना घातक असर किया है कि आप देखिए कि एक तरफ संविधान की हत्या दिवस मनाने की कवायद यहाँ पर कर दी है, वो उसके लिए गैजेट जारी कर दिया है, तो जेपी नड्डा कहते हैं कि इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई और हमें सबसे ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत है। यानी कि इस बार नैरेटिव सेट किया है इंडिया गठबंधन ने, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, झारखंड, तमाम जगहों पर आने वाले जो चुनाव हैं कि इसमें इसकी काट कहां से लेकर आई जाए। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी आप ये देखिए जिस तरह से शरद पवार से मुलाकात हुई है छगन भुजबल की, जो अभी ताजा प्री पोल सर्वे जो आए हैं उसमें साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी को आगे बताया जा रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उनका जो चार्म है, उनके साथ जो भी तमाम तरह के आडंबर जुड़े हुए थे, या फिर हमें कहें कि उनको लेकर जो एक पूरी तस्वीर तैयार की थी, वो इस चुनाव में भरभरा कर गिर चुकी है। ये साफ हो गया है और इसलिए आने वाले चुनाव ये तय करने जा रहे हैं कि इस सरकार का भविष्य क्या होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा, उत्तर प्रदेश में आने वाली तस्वीर क्या होने जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जाए कि यूपी में बीजेपी में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे का एक तरह से गिरबान पकड़ने पर उतारू हो चुके हैं और सर फुटबल की पूरी नौबत जो है वहां पर आई हुई है, खुलकर बयान दे रहे हैं। और सबके बीच एक और बयान उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो संजय निषाद की तरफ से दिया गया है, जो अभी सरकार में मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। वो पहले भी आलोचना कर चुके हैं, अनुप्रिया पटेल कर चुकी हैं, राजभर कर चुके हैं, और अब उन्होंने कहा है कि जो आप बुलडोजर की सियासत कर रहे हैं, लोगों के घर गिरा रहे हैं, क्या आपको लगता है इसके बाद आपको जीत हासिल होगी, लोग आपको वोट देंगे? तो अब जो घटक दल हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं।
एक तरफ जो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की नीतियां बनाई गई खासतौर पर दलितों को लेकर, खासतौर पर पिछड़े वर्ग को लेकर, वो कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनी हुई है। और बुलडोजर न्याय जो है उसको लेकर संजय निषाद ने बहुत बड़ी बात कही है और आने वाले चुनाव में उन्होंने उपचुनाव में 2 सीटों का दावा भी किया है। चलिए अपने मेहमानों के पास जाते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे कि फिलहाल की स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है, क्या योगी आदित्यनाथ जल्द ही जाने वाले हैं, क्या इसकी रूपरेखा दिल्ली और यूपी में लिखी जा रही है इन समीक्षा बैठकों के जरिए। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मेरे मेहमानों को, एक तरफ केपी मलिक जी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से जानते हैं, उस पर लगातार लेख भी लिखते रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लिखते रहे हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दूसरी तरफ आप राहुल लाल जी को देख सकते हैं, तमाम बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हमारे चैनल्स पर लगातार वो जुड़ते रहे, बेबाकी से अपनी बात को रखते रहे और देश और उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छे से जानते और परखते हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी आपका भी। शुरुआत केपी मलिक जी आपके साथ में करूं इसलिए क्योंकि आपने कई इसको लेकर लेख लिखे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर भी आप लिखते रहे हैं। मेरा सवाल ये है, इन समीक्षा बैठकों के जरिए और कल खासतौर पर जो बैठक हुई उसके बाद जिस तरह की बात केशव प्रसाद मौर्य ने की, जेपी नड्डा ने की, योगी आदित्यनाथ ने की और खासतौर पर बात यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की, क्या ये माना जाए जो लड़ाई अंदरूनी तौर पर चल रही थी वो खुलकर सामने आ गई है? और क्या आने वाले उपचुनाव के फैसले ये तय कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे या जाएंगे? देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें, ये तो हम पिछले 6 महीने से आपके साथ भी चर्चा होती है और आज जिस प्रकार की समीक्षा बैठकें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उस समीक्षा बैठक तो अगर हमसे और आपसे कोई पूछ ले तो हम ही बता देंगे कि सीट पे क्या स्थिति है। आपको याद होगा, आप तो कई सारी लोकसभा सीटों पे गए भी हैं, चुनाव में आपने देखा है, तो आपके पास भी एक मोटा मोटा आकलन था और हमारी भी लगातार चर्चाएं होती थी, चैनल पे भी चर्चा होती थी, बात होती थी और हम लगातार दावे भी कर रहे थे कौन सी सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, कौन सी सीट पे भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, उसके क्या कारण हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के ये भी आंकड़े नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के पास? नरेंद्र मोदी जी अपनी तमाम रैलियों में कहते थे कि अगर आपको कानून व्यवस्था सीखनी हो, आपको बुलडोजर कहां चलाना है ये जानना हो तो योगी जी से सीखिए भाई। तो आप उस टाइम आपको समीक्षा याद नहीं है, आज आप समीक्षा कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का नेतृत्व है वो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। जो आपदा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आई हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक अवसर ढूंढ रहा है। उस अवसर का फायदा उठाते हुए योगी जी को निपटाना चाहता है, लेकिन वो ये भूल गया है। एक कहानी फिर याद दिला देता हूं आपको, जो मैंने चुनाव के दौरान लिखी थी कि 40 डंडों की सीढ़ी बाबा ने कुएं में डाल दी थी, लेकिन वहां 80 डंडों की सीढ़ी की आवश्यकता थी योगी जी, मोदी जी को बचने के लिए, जो कुएं में गिर गए थे वो। और बाबा ने 40 डंडे की सीढ़ी डाली थी और 40 में भी वो 33 ही डंडों पर चढ़ पाए। तो 33 डंडों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो कुएं में आज भी फंसे हुए हैं। अगर आप ये देखें जो परिस्थिति बनी हुई है शीर्ष नेतृत्व की, आप पिछले 10 सालों से मोदी की गारंटी, मोदी का हर चीज मोदी, टिकट बांटने के लिए मोदी, टिकट बांटने के लिए अमित शाह, आज आप बलि का बकरा बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, तो ये कैसे होगा? आज आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता पार्टी का मालिक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के बिना पार्टी चलेगी नहीं। परसों तक तो कार्यकर्ता का पता नहीं था, परसों तक तो आपको सहयोगी संगठन या आरएसएस की जरूरत नहीं थी। एकाएक कहां से आपको सहयोगी संगठन और कार्यकर्ता याद आ गए? कार्यकर्ता खुद आश्चर्यजनक है, जनक स्थिति में है। कार्यकर्ता खुद सोच रहा है कि ये क्या हो गया, हमें पूछ रहे हैं। कार्यकर्ता को तो आप दुत्कार रहे थे। ये जो भीतर घात भारतीय जनता पार्टी में चल रहा था, जो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और ये कुछ चुनिंदा जो लोग इनके कैंप कर रहे थे वहां लखनऊ में, उनका मुझे सबका याद नाम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो, चाहे ऊर्जा मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, दोनों ये तमाम जो गिरोह उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था वो सब धराशायी हो गए हैं और परिणाम आपको दिखे हैं उनके क्या परिणाम आए।
और मोदी की गारंटी भी आपको बनारस और उसके आसपास दिख गई। तो योगी ने कहीं इसमें टिकट नहीं बांटे, योगी ने कहीं कोई चीज में अपना ये नहीं किया कि भाई उनकी जिम्मेदारी आज ली जाए। अगर मोदी को जिम्मेदारी योगी के ऊपर देनी है और उनके ऊपर ठीकरा फोड़ना है, तो जो आप 2019 की जिम्मेदारी दे रहे हैं या 2014 की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो दीजिए ना योगी को। आप 2017, 2019, 2022 की जिम्मेदारी तो योगी को नहीं दे रहे हैं, आप खाली 24 की जिम्मेदारी योगी को दें, तो ये कहां तक वाजिब है। दूसरी चीज ये है कि जो समीक्षा बैठकें हैं उसमें कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो क्या आप अधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि अधिकारी आपका साथ देंगे, और क्यों देंगे अधिकारी आपका साथ? तो ये चर्चाएं भी निकल के आ रही है कि आपने कहीं ना कहीं अधिकारियों के बलबूते पे भी कुछ सीटें हथियाने का काम किया है। दूसरा, आपने देखा है कि जिस आप कार्यकर्ता की बात करते हैं, ब्लॉक प्रमुख की बात करते हैं, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, उसने तो रिपोर्टें आपको महीनों भर पहले भी भेजी है। तो तब क्यों नहीं आकलन उस पर किया? तब तो आप बड़े अभिमान में थे, तब तो आप ये कहते थे कि हमने जिसको टिकट दे दिया वही जीतेगा। हम बारीकी से चर्चा की थी वेस्टर्न यूपी पे। मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैराना का टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी बदलती है, मुजफ्फरनगर का टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी बदलती है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ मजबूत स्थिति में आ सकती है। कई सारी तमाम सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने किसी कीमत पर टिकट नहीं बदला। मुजफ्फरनगर जैसी सीट पे योगी आदित्यनाथ ये जो कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास, ये अति आत्मविश्वास की बात जाहिर सी बात है वो अमित शाह के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि ये जो हार हुई है हमारी, ये अति आत्मविश्वास के कारण हुई है। और जब केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि संगठन सबसे बड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन है, तो जाहिर सी बात है वो योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं कि आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि आपका संगठन से कोई तालमेल ही नहीं है। नहीं, देखिए बुशरा जी, वो बात सही है कि योगी जी तो कह ही रहे हैं, अमित शाह के ऊपर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो खुद विधायकी में हार गए थे। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो अपने क्षेत्र में एक सीट नहीं जिता पाए थे। तो ये किस चीज का दावा कर रहे हैं? तो ये तो केंद्र के इशारे पे खाली काम कर रहे हैं, जो इशारा वहां से आता है उस पर नाच गाना कर रहे हैं। इनका कोई सहयोग हार जीत में कहीं नहीं है सिवाय हराने के, और सपना मुख्यमंत्री बनने का ये देख रहे हैं। तो इनका योगदान क्या है भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उत्तर प्रदेश में, ये भी देखना होगा। खैर, इस पे मैं दूसरी बात पे बुशरा जी ये कहना चाह रहा हूं कि शीर्ष नेतृत्व आज योगी को हटाने की स्थिति में मुझे इसलिए नहीं दिखाई देता कि शीर्ष नेतृत्व बहुत कमजोर स्थिति में आज है, और वो दो बहुत कमजोर बैसाखियों पे खड़ा हुआ है। और दूसरा, उनको एक ये भी संशय है कि अगर हम और ज्यादा देर इसमें करेंगे, क्योंकि 3 राज्यों में आपको पता है कि चुनाव है, उन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत जिस प्रकार लगातार खराब हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं एक मजबूत नेता बन के उभरेंगे योगी, तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हटाया जाए। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि आज भी इतनी आसानी से योगी को हटाना अब शीर्ष नेतृत्व के बस की बात मुझे नजर नहीं आ रही मिश्रा जी। जी, जाहिर सी बात है, और इतना आसान होता तो शायद अब तक हटा दिया गया होता, लेकिन तमाम तरह की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह को ये भी लग रहा है, और जिस तरह की बातें तमाम विश्लेषक करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो अमित शाह, और अमित शाह को ये लग रहा है कि जिस तरह के तमाम नारे गढ़े जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, योगी आदित्यनाथ, तो उनको वो एक अपने चैलेंजर के रूप में भी नजर आते हैं। और इसीलिए लगातार जब भी बात योगी आदित्यनाथ की आती है, तो नरेंद्र मोदी के बजाय हम ये देखते हैं कि अमित शाह जो है वो तस्वीर में नजर आते हैं। राहुल लाल जी, आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और क्या अभी भी नरेंद्र मोदी को बस नरेंद्र मोदी का चेहरा किसी तरह से बच जाए, इसी की पूरी कवायद है, या आपको लगता है कि ये इससे कहीं आगे की बात है? बुशरा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सेल्फ सेंट्रिक तो हमेशा से रहे हैं। वो उनके सामने में रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से गौन बनाने का प्रयास किया और अपने नाम को उन्होंने आगे रखा। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं,
ये परिस्थितियां, एक तो मोदी जी अपने छवि को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक चीज माना जा रहा था, और आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के टिकट वितरण से ही नजर आ रही थी हम लोगों को। आपको याद हो कि देश भर में जब टिकटों का वितरण हो रहा था, उत्तर प्रदेश में प्रथम सूची जारी हुई थी, 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी, उसमें से 47 उम्मीदवार सीधे सीधे रिपीट कर दिए गए थे। जबकि वहीं अगर झारखंड में उसमें कैंडिडेट जारी किए गए थे, दूसरे अन्य जगहों पर कैंडिडेट जारी हो रहे थे, दिल्ली के जारी हो रहे थे, तो दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि 6 कैंडिडेट जो है कि बदल दिए गए थे। तो उत्तर प्रदेश को लेके जो एक सुपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद जो है कि केंद्र के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं, सिर्फ आला कमान के ऊपर। ये चीजें बिल्कुल हर तरफ आपको दिखेंगी कि टिकट वितरण में कैसी गड़बड़ी थी। केपी मलिक साहब ने बिल्कुल सही वर्णन बताया है कि जहां हर जगह एक एक कैंडिडेट को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी, जमीन पे जब हम लोग भी सामान्य तौर पे जा रहे थे तो हम लोगों को भी चीजें समझ में आ रही थी। तो बीजेपी के पास तो वो कहती 3-4 सर्वे करती है, वो 3-4 सर्वे के बाद वो टिकट जारी हो रहा था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कौन सा राय विचार विमर्श किया गया था टिकट वितरण में? और देखिए बुशरा जी, जो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा के चुनाव थे। जनता जनादेश योगी जी के सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर रही थी कि मोदी जी के कार्यों का मूल्यांकन कर रही थी? जनता मोदी जी के जो केंद्र सरकार के काम है उसका मूल्यांकन कर रही थी। ठीक है, डबल इंजन के बीच में जो प्रधानमंत्री जी ये दावा करते हैं कि भाई डबल इंजन लाइए, डबल गति होगी, तो उत्तर प्रदेश में तो सीधे सीधे 2022 से हम लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन काम नहीं कर रहा है, डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। आप किसी न किसी बहाने से मोदी जी और अमित शाह एक तरह से योगी जी को हटाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, और वो परिस्थिति हम लोगों ने देखी है कि 2022 में काफी जोर शोर से चला। अभी इस समय जबकि समीक्षा बैठक 2024 के लिए होना चाहिए था, बीजेपी को वास्तव में मूलभूत कमियों की तरफ काम करना चाहिए, उनके ऊपर ना काम करके सारा ठिकरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर डाला जा रहा है। हम लोग अगर याद करें, जब पश्चिमी यूपी से प्रथम चरण के चुनाव शुरू होते हैं, उसी समय से बीजेपी के भीतर का हम लोग को भीतराघात भी नजर आता है बुशरा जी। और सोचिए कि 7वें चरण तक इम्पैक्ट पड़ रहा है। वही संगीत सोम और आप मुजफ्फरनगर के जो प्रत्याशी हैं, वो पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उनके बीच में जो टकराहट बनी, वो टकराहट को ये पार्टी दूर नहीं कर सकी। और सोचिए कि वो 7वें चरण तक जो पूरा का पूरा जो नाराजगी का मामला था, ठाकुरों के नाराजगी का मामला, हर तरह के मामले पर देखिए परसेप्शन कितना बिगड़ा। तो पूरा मामला ये है कि गलतियां सारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ढंग से सारा काम करते हैं, पूरा चुनाव अपने ढंग से करते हैं वो। और अब जबकि चुनाव में उनको अपनी कमियां खुद जो है कि केंद्र सरकार के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें स्वीकार करके रणनीति बनानी चाहिए थी। तो इसके लिए कहीं न कहीं एक बलि का बकरा ढूंढने का पूरा प्रयास हो रहा है, और वो बलि के बकरे के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है। बड़ा अच्छा लगा संजय निषाद जी के बयान का, मैं समर्थन करता हूं मैं कि बुलडोजर कभी न्याय का साधन नहीं हो सकता, लेकिन बुलडोजर न्याय के को लेके जिस समय तमाम लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, तब संजय निषाद जी कहां थे? अब जब वो दिख रहा है, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये चीजें भी देखी कि जब वहां पे जो इनके छोटे छोटे सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर से इन्होंने गठबंधन किया, कभी ये चीज देखने का प्रयास किया कि ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध कैसे हैं? आप मुख्यमंत्री को काम करने के लिए ताकत मिलनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के आसपास एक असहज वातावरण बनाया जा रहा है कि आप 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो दोनों के दोनों उनके विरोध में खड़े होते हैं, एक अलग सा लॉबिंग पूरा का पूरा आप करवाते हैं, आप उनको परेशानी हो। और ये इनके कार्यशैली का कोई नया माध्यम नहीं है। बिहार में जब नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार को छोड़कर जब आरजेडी के साथ आए थे, तब भी बुशरा जी याद होगा कि वहां पे 2-2 उप मुख्यमंत्री खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। सुशील मोदी और स्वर्गीय सुशील मोदी नहीं रहे, उनके साथ उनके संबंध रहता तो सरकार अच्छे ढंग से चल रही थी, तो उनको वहां से हटा के केंद्र में डाला और 2 उनके विरोधियों को वहां पे खड़ा किया था कि नीतीश कुमार सहज होकर काम ना कर सके। वही मॉडल आप देखिए तो आपको उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगा कि वो टकराहट वाली वो परिस्थितियां कैसी बनी हुई रही। तो मुख्यतः देखिए, अभी भी अगर हम लोग मूल्यांकन करें, भारतीय जनता पार्टी का ये फेल्योर है, लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर देखें, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी जिम्मेदारी दी जा रही है। हरियाणा में सीटें घट गई, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला 48 लोकसभा सीटों का प्रदेश महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में पहुंच गई, वो डबल डिजिट में नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो प्रदर्शन खराब होने वाला है उनका।
तो उसमें भी काफी 40-50 सीटें ले आए, वही बड़ी मुश्किल वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो महाराष्ट्र में वो पूरा पूरा विसाख किसने तैयार किया था? क्या अमित शाह जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप तो बीजेपी के तमाम लोग दावा कर रहे थे पश्चिम बंगाल को लेकर कि ममता बनर्जी को बहुत बुरी तरह से धूल चटाएंगे। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की सीटों को और घटा दिया वहां पे। तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग जगहों पे बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसका मतलब है कि बीजेपी के केंद्रीय नीतियों के प्रति जनता में काफी जबरदस्त आक्रोश था, और वो जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए थी लोकतंत्र में, वो जिम्मेदारी खुद केंद्रीय आला कमान को ऑटोमेटिक लेना चाहिए था कि ठीक है हम जीते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब हम एनडीए की सरकार चला रहे हैं। लेकिन वो भाव, वो बोध ना तो प्रधानमंत्री ने कभी किसी सार्वजनिक बयान में दिखा, ना वो गृह मंत्री के सार्वजनिक बयान में दिखा, ना संगठन के बाहर ना संगठन के भीतर वो किसी भी रूप में कहीं पर भी दिखने की कोई स्थितियां नजर नहीं आ रही है। अभी मान लीजिए कि 13 विधानसभा सीटों पर पूरे देश भर में चुनाव हुए, यहां पे भी एनडीए को पूरी तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या इसका भी दोषारोपण जो है कि वो कर दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ के ऊपर? तो आप बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर देखिए, अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ का भी जो है कि नाम आ गया शामिल। हर तरफ जो बड़े बड़े धार्मिक संकेतक वाले चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने लिए हुए थे, जनता अस्वीकार कर रही है। तो केंद्र सरकार को मानना चाहिए कि उनका अग्निवीर जैसे योजना, जब हम लोग विधानसभा चुनाव में घूम रहे थे, बीजेपी के कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे लखनऊ की, कि लखनऊ के बाद अगर अभी अग्निवीर योजना नहीं हटाई गई तो पूर्वांचल में तो हम लोगों का और भी बुरा हालत हो जाएगा। पूरा लखनऊ के आगे हम लोग मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं बचेंगे। तो उन स्कीम्स पर देखिए, हम लोगों ने भी देखा लोकसभा के भीतर कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर के स्कीम को बचाव में आई हुई है। तो बीजेपी के लोग तो अंदर से डर जा रहे हैं बुशरा जी, कि अगर ये स्थितियां बनी हुई रही और अपने गलत फैसलों को भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से बताती हुई रह गई तो फिर क्या स्थिति बनेगी। 25 जून, अब सोच के देखिए 1975 की घटना कितनी पुरानी हो गई। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले हुए, और आप संविधान विरोधी दिवस मनाने की आप अधिसूचना जारी कर रहे हैं। तो ये सरकार अभी भी, हमें नहीं लग रहा कि ये सरकार हार से सीख लेने में कहीं से लगी हुई है। ये हर तरफ कहीं न कहीं बलि का बकरा ढूंढने में लगी है। जो केपी मल्लिक साहब ने कहा, आपदा में अवसर ढूंढना, वही आपदा में अवसर ढूंढ के इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये बदल देंगे। लेकिन जमीनी स्थिति में बता दे रहा हूं कि जो हम लोग जब फील्ड में जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से ही जब बात करते थे, उत्तर प्रदेश के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लोकप्रियता से कई गुना ज्यादा योगी जी की लोकप्रियता है। केपी मल्लिक साहब भी फील्ड में घूम रहे थे और बुशरा जी आप भी फील्ड में घूम रही थी। तो अगर बीजेपी के भीतर इन्हीं दोनों के नामों की तुलना कर दीजिए, सर्वे करा दीजिए, तो उसमें मोदी जी बहुत पीछे रह जाते हैं योगी जी के साथ। तो अगर वो वहां पे ये परिवर्तन का इतना आसान होगा जितना आसान कोई सोचा समझा जा रहा है, हमें नहीं लग रहा कि ये परिवर्तन केंद्रीय आला कमान कोई आसानी से करने वाला है। योगी जी की स्थिति मुझे भी मजबूत दिख रही है। बिल्कुल, और आने वाला वक्त जो है वो मुश्किल भरा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हम इस पूरी जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम ये कहीं से कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से आपको मीडिया के धड़े में दिखाया जाता है कि वो बहुत वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं हैं वो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। जैसे कहा गया था एक बार कि सर से पांव तक आप जेवर पहनकर चले जाएं तब भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, जो योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो वहां की समस्याएं हैं, जिस तरह का वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जो बुलडोजर का न्याय, जिस तरह के बयान लगातार योगी आदित्यनाथ के रहे हैं, और जिस तरह की योगी आदित्यनाथ सियासत करते रहे हैं, और जिसके बलबूते पर एक हार्डकोर हिंदुत्व का चेहरा जो बने हुए हैं, जिसमें जाहिर सी बात है कि बाकी लोग उनके मुख्यमंत्री रहते असहज महसूस करते हैं, और जिस तरह की तमाम उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियां रही हैं, उसका भी कहीं ना कहीं आकलन करना बेहद जरूरी है। और उसके भी हम देख रहे हैं कि दुष्परिणाम जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है केपी मलिक जी,
बात पीडीए की गई इस समीक्षा बैठक में। बात कहा गया कि संविधान को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां हमें लेकर फैलाई गई कि भाई अगर ऐसा होगा तो संविधान हम खत्म कर देंगे या उसमें इस तरह के बदलाव हम कर देंगे, लग रहा है इसने बहुत ज्यादा चोट की है। इसीलिए केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है जिसको समझ नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि इसकी काट आखिर क्या लेकर आए वो, क्योंकि जो उनका वोट बैंक था वो पूरी तरीके से, चाहे ओबीसी की बात करें, दलितों की बात करें, जो उनके पास आया था वो उनसे कहीं ना कहीं पीछे चला गया और अब लग नहीं रहा है कि उनके पास वो फिर से लौटेगा। तो अब तमाम तरह की कवायद शुरू हो गई है कि जो नैरेटिव बनाया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से आखिर उसकी काट क्या लेकर आई जाए, और क्या आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं जिसमें लग रहा है कि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हो जाएंगे, उपचुनाव, उसमें आने वाली स्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अगर उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो कुछ बड़ा हो सकता है फिर उत्तर प्रदेश में और फिर केंद्र को भी एक मौका मिल जाएगा? हालांकि मौका तो उन 2 बैसाखियों को ही मिल जाएगा जिस पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, क्योंकि जो आने वाले जो चुनाव है तीनों ही राज्यों के, उसमें बहुत हालत खराब है और सबसे ज्यादा हालत खराब है महाराष्ट्र में, जहां अभी अभी एक प्री पोल सर्वे कराया गया है, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो 48.3% वोट बैंक के साथ सबसे आगे है और जो महायुति है वो बहुत पीछे है, कम से कम 10 से 11% का फर्क साफ तौर पर दिख रहा है। बुशरा जी, पहले मैं थोड़ा जिक्र महाराष्ट्र का करना चाहता हूं। अगर आप देखें पिछले 6-7 साल में जितना कीचड़ फैलाया गया है अच्छा कमल खिलाने के लिए महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता देश में इतना अधिक घमासान कहीं हुआ है जितना महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद सब तरीके से सत्ता हथियाने का जो प्रयत्न हुआ है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उसमें फेल हुई है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप वहां देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान आप वहां देखेंगे। दूसरी बात, जो हम संविधान की बात करते हैं, ये संविधान की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 1.5 से 2 साल में अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, जगदीप धनखड़ जी लगातार सार्वजनिक मंचों पर और दूसरे कार्यक्रमों में बोलते रहे हैं कि संविधान में बदलाव की आवश्यकता है, संविधान को बदलने की जरूरत है। ये कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच के लोग हैं या इनके समर्थक हैं या इनके जानकार लोग हैं या इनके विचारक हैं, वो लेख लिखते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान में बदलाव करने की जो बात, जो आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, वो नहीं है। विपक्ष ने तो बाद में मुद्दा इसको बनाया, जब इन्हीं के लोगों ने अति उत्साह में कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए जीतनी है कि हमें बदलाव, संविधान में बदलाव करना है। और वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक वो बात चली गई, जिसको लगा कि अरे मेरा जो मुझे अधिकार मिला है संविधान की वजह से, और उसका अधिकार कोई उसको बड़ा अधिकार नहीं चाहिए। मेरी नौकरियों का अधिकार, मेरे छोटे मोटे अधिकार जो मुझे मिले हुए हैं, जो मुझे आरक्षण मिला है, मेरा तो ये सब छिन जाएगा। तो मैं क्या पुरानी व्यवस्था में आ जाऊंगा जो पहले हम 100 साल 200 साल 500 साल पहले थे, क्या वही व्यवस्था हमारी हो जाएगी? तो इससे कहीं ना कहीं पिछड़ा और गरीब व्यक्ति डर गया, जिससे उसने एकाएक ये निर्णय लिया कि वो विपक्ष में जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष ने, दूसरी बात क्या है कि विपक्ष तो करेगा ही, विपक्ष भी हथकंडे अपने अड़ाएगा, वो भी राजनीतिक दल है, वो भी शाम दाम दंड भेद करे, आप करें। अब आप यहाँ पे आरोप लगाते हैं, तो राहुल गांधी ने कह दिया 8,500 आएंगे खटाखट खटाखट, तो राहुल गांधी तो 8,500 कह रहे थे और वो तो सत्ता में आए नहीं। अगर वो सत्ता में आते तो सबसे पहला सवाल केपी मलिक का होता, उसके बाद सवाल राहुल जी का भी हो सकता था कि भाई राहुल गांधी जी, मेरा नाम भी राहुल लाल है, आपका नाम राहुल गांधी है, कब आप 8,500 देंगे? लेकिन आप पहले 15 लाख तो दीजिए, जो आप 15 लाख का ढिंडोरा पीट के आए थे, और बाद में आप कह रहे हैं ये तो जुमला है। तो आप अगर बताएं लोगों को तो आपकी बात ठीक है, और विपक्ष कोई सही बात भी कहे तो आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी सत्ता में आए तो हम सवाल पूछ लेंगे। दूसरी बात, अब आप यूपी पे आते हैं, जो आपने यूपी का सवाल पूछा था 10 सीटों का,
उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 विधानसभाओं पे उपचुनाव है। आप 7 में भी करा सकते थे, 13 जगह से मतदान हुआ है, लेकिन आपने इसलिए नहीं कराया कि और थोड़ी स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि ये सबको पता है कि जितना लेट होगा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं बिहार में। अब मैं उत्तर प्रदेश की फिर बात करता हूं। अभी शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में 10 जो विधानसभाएं हैं उनका चुनाव होगा और योगी जी निर्णय लेंगे किसको टिकट देना है, किसको चुनाव कैसे लड़ाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मालूम है कि ये 10 उपचुनाव जीतना योगी जी के बलबूते की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि धरातल पे वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। उसका आकलन मैं फिर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है बुशरा जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी बहुत बारीक नजर रहती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट है मीरापुर, जहां से चंदन चौहान विधायक थे, उन्होंने फिर एमपी का चुनाव लड़ा राष्ट्रीय लोकदल से और आज वो बिजनौर से सांसद हैं। वो सीट खाली है। कहने के लिए राष्ट्रीय लोकदल इन 10 में से 3 सीटें मांग रहा है, लेकिन लड़ना एक भी नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि वो सीट वो नहीं जीत पाएगा। मीरापुर की सीट पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा वोटर है वहां पे गुर्जर वोटर हैं। अगर पीडीए के तहत विपक्ष वहां पे कोई अच्छा उम्मीदवार दे देता है तो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को 100% हारेगी। तो इसलिए उस सीट पे ना भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, ना राष्ट्रीय लोकदल लड़ना चाहता है। दोनों चाहते हैं कि ये सीट आरएलडी लड़ ले और आरएलडी चाहती है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी लड़े, हमारे मत्थे से मामला हटे। ये स्थिति आज की डेट में मैं आपको उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि उत्तर प्रदेश में इन उपचुनाव की जो घोषणा होगी, घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पे एनी हाउ शाम दाम दंड भेद कितना भी आप कर लें, जीतना मुश्किल होगा। जबकि हम ये मान के चलते हैं कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है प्रदेश का, लगभग वही सीटें जीत लेता है। हालांकि इससे कोई सरकार की सेहत पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई बहुमत आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या आप सत्ता में मजबूत हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को पसीना आया हुआ है और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपदा में अवसर केंद्र नेतृत्व ढूंढ रहा है कि ये ठीकरा 10 सीटों के हारने का ठीकरा योगी जी के ऊपर फोड़ के उनको हटाने की एक भूमिका बनाई जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आज इतनी हिम्मत शीर्ष नेतृत्व में नहीं है कि वो योगी को हटा सके। योगी को हटाना चाहते हैं, लेकिन योगी के भी बागी तेवर उनको पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। उनको पता है कि अगर वो योगी को हटाएंगे तो योगी वसुंधरा या गुजरात या छत्तीसगढ़ या हरियाणा या आपके उत्तराखंड के जो लोग हटाए गए हैं उनकी तरह शांत नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने एक्टिविटी बहुत तेज कर दी है पिछले कुछ महीनों से। उनका जो अपना निजी संगठन था, उस संगठन को दोबारा जिंदा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो कहीं ना कहीं विपक्षियों के संपर्क में है। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि अगर वो अपनी पार्टी तोड़ के अपना संगठन बना लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश ही उनको कुछ समय के लिए समर्थन दे दें और कह दे ठीक है बाबा अपनी सरकार बनाइए, और साल 6 महीने के बाद समर्थन खींच लेंगे। उसके बाद 27 में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, 25 के एंड में या 26 में ही चुनाव हो जाएगा। अब चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी वो अभी दिल्ली थोड़ी दूर है, लेकिन आज के हालात ये है, इसीलिए इतनी हिम्मत शीर्ष नेतृत्व नहीं जुटा पाएगा कि एकाएक योगी को हटा दे। लेकिन वो तमाम मीडिया को प्रयोग कर रहा है, चाहे वो दिल्ली का मीडिया हो, चाहे वो लखनऊ का मीडिया हो, चाहे इनके जितने विरोधी गुट हैं उनको प्रयोग कर रहा है ताकि आदित्य योगीनाथ के ऊपर दबाव बना रहे। इसलिए इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है कि एक दिन संजय निषाद का बयान आता है, एक दिन अनुप्रिया पटेल का आता है, एक दिन वो चिट्ठी लिखती है, एक दिन राजभर जी बोलते हैं, एक दिन आरएलडी वाले बोलते हैं। तो ये खाली दबाव बनाने की रणनीति है, इसके अलावा इसमें कुछ और मामला मजबूती का दिख रहा है ऐसा मुझे नजर नहीं आता। जी बुशरा जी। तो महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात जो राहुल लाल जी जिसकी चर्चा होनी चाहिए,
जो ये कहा गया है इस समीक्षा बैठक में कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, क्या आप प्रशासन के बलबूते इलेक्शन जीतते आए हैं और आप उसी प्रशासन के बलबूते इलेक्शन जीतना चाहते थे? कि प्रशासन तो निष्पक्ष होता है, प्रशासन तो किसी पार्टी का नहीं होता है, तो फिर आप प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे थे? और संजय निषाद ने तो ये भी कहा कि किसी के दिल में हाथी और किसी के दिल में साइकिल प्रशासन को लेकर कहा, और इसका भी नुकसान हमें हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बातें लोग कहते रहे, अब वो खुलकर आप खुद ही बीजेपी के लोग अब कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हम ये चुनाव जो है दरअसल अब तक प्रशासन के बलबूते जीतते आए और इस बार प्रशासन ने उस तरह से हमारा सहयोग नहीं किया। ये तो बहुत गंभीर बात है। बुशरा जी, काफी गंभीर चीज है कि ये हमारे जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है उसके ऊपर सीधे सीधे सवाल खड़े करते हैं। हम लोगों ने देखा है ये चीज कि इस प्रकार के आरोप सीधे सीधे लगते हुए रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई सारे जगह पे नजदीकी मुकाबले जहां जहां थे, उन मुकाबलों में अंततः जो है कि वो लास्ट में जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी को जिता दिया गया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। उसके पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि नजदीकी मुकाबले वाले कई सारे सीटों पे जो है कि वहां पे राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान की स्थिति जो है कि उनको सहने की आ गई थी। और यहाँ पे संजय निषाद का बयान कि हमें अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं, भाई अधिकारी किसी को मदद क्यों करेंगे? अधिकारी से ऐसे मदद की अपेक्षा क्यों रखते हैं? तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी अधिकारियों के मदद की अपेक्षा के साथ ही वो 405 सीटों का नारा लगा रहे थे? और इनकी ये झलक कई जगह पे नजर आती है। देखिए, चुनाव शुरू हो रहा था बुशरा जी, उस समय अचानक से चुनाव आयुक्त इस्तीफा देते हैं, फिर मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होने वाली होती है, लेकिन उसके पहले अचानक से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि अब चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसमें कैसे हस्तक्षेप करें। तो सरकार का पूरा मामला, वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर हो, और वो उसमें दायरे के घेरे में था। हम लोगों ने देखा चुनाव आचार संहिता का, हमें लगता है कि इस बार जिस तरह से भद्दा मजाक बनाया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, कि अब तो लोग चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अब तो गंभीरता से बात भी नहीं करते। अब तो मान लिया गया है, जैसे ऐसी स्थिति बन गई है इस देश में कि हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी तो अपने अधिकारों का वो दुरुपयोग करेगा। वो ये एक सिचुएशन बन गया है। ये गलतियां इतनी बार दोहराई गई हैं। वैसे स्थिति में संजय निषाद जी का जो ये बयान है, ये बयान एक बहुत ही कड़वी कठोर सच्चाई की तरफ ले जाने वाला चीज है कि आपको आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारियों की सहयोग की जरूरत है। और उसमें तब तो फिर कई तरह के आरोप लगे थे, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगे थे, दूसरे विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए थे कि माननीय गृह मंत्री अलग अलग जिलों के डीएम को सीधे सीधे फोन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने तब जोरदार खंडन किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खंडन किया था, लेकिन उन खंडनों के बावजूद जो कहते हैं ना कि धुआं है तो कहीं कहीं आग भी होगा, संजय निषाद के इस बयान से ये हम लोगों के लिए जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि कहीं कहीं भारत में संविधान खतरे में है, वो उसी पॉइंट की तरफ जा रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324, और आप अधिकारियों की मदद लेते हैं और इस तरह से जीतने का प्रयास करते हैं, तो ये गलत सा चीज है। दूसरी चीज की आपको क्या अपने काम पे भरोसा नहीं है? ये जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार को, उनको 2017 से योगी जी की सरकार चल रही है, देश में 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चल रही है, ऐसे स्थिति में आप क्यों जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मदद लेके साम दाम दंड भेद से आप चुनाव जीतना चाहते हैं? आप में तो ये नैतिक साहस भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए था कि वो अपने कार्यों के आधार पर आए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि खुद चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी अपना कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए नजर नहीं आए। उनके भाषण का तो जो स्तर गिर गया नीचे में, जहां जहां तक प्रधानमंत्री जी का भाषण पहुंचा, उन शब्दों को हम लोग चर्चा में लाने का भी प्रयास नहीं करते हैं कि ये डिबेट का स्तर गिर जाएगा। क्या राहुल जी, आपको ये लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश अगर की जाती है, जैसे हमने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर हमने देखा कि कैसे पपेट मुख्यमंत्री बिठा दिए गए हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री बिठा दिए गए हैं, अब उसमें कोई एक चेहरा बचा है जो दरअसल अपने दम पर है या कह सकते हैं टक्कर ले रहा है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। अभी हम सिर्फ चेहरे की बात करें, उनकी नीतियों की, उनके जरिए जो जिस तरह की राजनीति करते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है आलोचना का या उस पर बात करने का। लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे कोई ऐसे सर नहीं उठा सकता? क्योंकि इससे पहले जो कुछ हुआ तब था
जब 303 सीटें थी। अब बैसाखियों वाली सरकार है, यानी कि ना तो वो वाले अमित शाह हैं और जो उनकी चाणक्य नीति है ना तो वो चल पाई और ना ही नरेंद्र मोदी का चेहरा चला। तो ऐसे में क्या ऐसी हिमाकत कर पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है फिर? नहीं, उत्तर प्रदेश की स्थिति और योगी आदित्यनाथ की स्थिति बिल्कुल अलग है। इनकी तुलना दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से बिल्कुल, जो आपने प्रश्न पूछा, नहीं कर सकते, क्योंकि उन राज्यों में केंद्र ने एक तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया है सीधे सीधे, और यहाँ पे एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि अपने ढंग से निर्णय लेते हैं, चाहे उनके निर्णय अच्छे गलत जो भी हो, वो निर्णय वो खुद लेते हैं। तो इस स्थिति में अगर उन्हें हटाया जाता है तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि विद्रोह की स्थिति आएगी। वो स्थितियां नहीं बनेगी कि आप चलिए हटा दीजिए, पूरा जिताने का श्रेय शिवराज सिंह चौहान ने किया, लेकिन लास्ट में जो है कि आप किसी एक नए यादव जी को आप लाते हैं और उनको आप चेहरा बना देते हैं। तो वो कहानी, या फिर जो राजस्थान में जो घटना भजन लाल शर्मा को जिस तरह से लाया गया, आपने वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे कर दिया। हालांकि फिर भी अगर देखें तो वसुंधरा राजे का विरोध हम लोगों को फिर भी नजर आता है। वो पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में अपने क्षेत्र से बाहर नहीं गई, उन्होंने खुल के कह दिया कि मैं बीमार हूं, तो वो केवल अपने बेटे के चुनाव प्रचार तक सीमित रही। तो अगर वहां तक, अगर वसुंधरा राजे का विरोध यहां तक होता है, तो योगी जी की तो स्थिति बिल्कुल अलग सी स्थिति है। ये सीधे सीधे जमीन पे एक विद्रोह की स्थिति होगी। जो मैंने कहा, देखिए नेताओं को ताकत और साहस कहां से मिलता है बुशरा जी? नेताओं को ताकत और साहस मिलता है जनता के माध्यम से। जो बीजेपी का कोर कैडर है उत्तर प्रदेश में, उस कोर कैडर में योगी जी की लोकप्रियता मोदी जी और अमित शाह से बहुत ज्यादा है। मैं तो अभी भी ये चीज, बीजेपी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि अमित शाह के रैलियों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितने वोट का लाभ होता है। बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि अमित शाह जी आके भाषण करते हैं, उसके तुलना में तो योगी जी का कहीं भाषण करा लिया जाए, ज्यादा वोट आ जाएंगे, अमित शाह जी पता नहीं क्या ही वोट दिला पाएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के लोग स्वीकार करते हैं। तो ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में एक अलग सी सिचुएशन है, और जो योगी जी का स्वभाव भी है, क्योंकि जब अगर जन समर्थन आपके पास, आपका कैडर आपके पास है और आप अपने ढंग से निर्णय लेते हैं, और कहीं कहीं देखिए 2022 में जब ये संघर्ष की स्थिति आई थी, केंद्रीय आला कमान और योगी जी के बीच में, एक तरह से उन्हें संरक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राप्त हुआ था, और अभी उसके बाद से उन्होंने ताकत में अपनी और वृद्धि की है। जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दूसरे अन्य जगहों पर भी उन्होंने अपनी सेंधमारी की है उन्होंने। तो पार्टी के भीतर, अगर अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भीतर बात करें कि कौन उत्तर प्रदेश में योगी के साथ और कौन अमित शाह के साथ, तो उस वाले स्थिति में अगर मामला चुनावी गणित की तरफ जाता हुआ दिखेगा, फिर अमित शाह के खेमे में कम लोग आएंगे, जो जाएंगे भी वो और घाटे में रहेंगे। क्योंकि वो चाणक्य, देखिए अपने आप के ऊपर चाणक्य का मोहर लगा लेना और चाणक्य होना, दोनों में दोनों जमीन आसमान का अंतर होता है। जो तथाकथित चाणक्य साहब है, उनकी नीति तो हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से उन्होंने कितने प्रकार के प्रयोग कर दिए कि पार्टी का संगठन, नाम सब बदल दिया। उनको लगा जैसे कि हम शिवसेना उद्धव ठाकरे से उनका नाम छीन लेंगे, उनका चुनाव चिन्ह छीन लेंगे, जनता उन्हें तो प्यार नहीं करेगी। उनको लगा शरद पवार के साथ भी नाम और चुनाव चिन्ह छीन लेंगे। तो ये देखिए, ये राजनीति का वो दौर नहीं है, आपको जनता के भावनाओं को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कठपुतली मुख्यमंत्री बैठाना, केंद्र सरकार और जो केंद्रीय आला कमान है वो उनकी पसंद का इच्छा है, वो हर तरफ वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में होना एक आसान चीज नहीं है योगी जी के रहते हुए। उनकी अपनी एक कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल है। हम लोगों ने तो यह भी चीज देखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन को भी, चाहे वहां के मुख्य सचिव की नियुक्ति हो, डीजीपी की नियुक्ति हो, इन मामलों में भी कितनी कठिनाइयां रही है। यहाँ पे पूर्णकालिक जो है कि अधिकारियों की तैनाती करना योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुनौती की स्थिति बनी हुई रही है कि उस कारण से उन्हें कार्यवाहक जो है कि अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीधे सीधे संघर्ष की स्थिति में बने हुए। और वो बयान कि अति आत्मविश्वास के कारण परिस्थितियां बिगड़ी हैं, वो सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह के लिए है कि आप काफी ज्यादा आत्मविश्वास में रहे, और उत्तर प्रदेश की ये परिणाम है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे परिवर्तन करना तो आसान नहीं है। जी बिल्कुल। और लास्ट मेरा सवाल केपी मलिक जी आपसे, वक्त कम है इसलिए मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछ रही हूँ कि जो कार्यकर्ताओं को लेकर जो बात कही गई है, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता ही सब कुछ है, यानी कार्यकर्ता मालिक है? एक तरह से यही कहने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं है। क्या ऐसे में कार्यकर्ता भी खुलकर फिर योगी आदित्यनाथ के सामने आ सकते हैं? क्या इस तरह के विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है? क्योंकि सबसे ज्यादा तालियां अगर किसी बयान पर बजी
और तो वो ये केशव प्रसाद मौर्य की इस लाइन पर थी, इस बयान पर थी। देखिए बुशरा जी, अगर आप कार्यकर्ता की बात करें, मैंने तो पहले भी कहा है कि यही कार्यकर्ता था जिसने शीर्ष नेतृत्व को, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, चुनाव से पहले रिपोर्ट भेजी थी और सच्चाई अवगत कराने की कोशिश की थी। लेकिन तब तो कार्यकर्ता की कोई सुनी नहीं गई, इलेक्शन में कार्यकर्ता को पूछा नहीं गया। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की हम दाद देते थे कि तमाम सियासी दलों में भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत है कि आखिरी लाइन में भी उसकी पकड़ है। उसका जो पन्ना प्रमुख होता है वो एक एक वोटर को जानता है, उसको एक एक परिस्थिति पता है, तो वो सारी रिपोर्ट देता है, हमारे खिलाफ क्या जा रहा है, हमारे पक्ष में क्या चीज जा रही है, उसकी तमाम रिपोर्ट वो देता है। तो कहीं ना कहीं इस बार उसको इग्नोर किया गया, कहीं ना कहीं उसको पूछा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से बाहरी लोग हों, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हो, चाहे तमाम मंत्री हो जिनको आप देखते हैं केंद्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे ऊर्जा मंत्री हो, तमाम जो बाहरी लोग हैं, चाहे हम जिस तरह से फिर हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, अगर बारीकी से देखेंगे, संजीव बालियान हो या दूसरे उनके लोग हो, तो वहां कार्यकर्ताओं की पूछ कहां हुई? तो ये खाली कार्यकर्ताओं को भरमाने के लिए है या कार्यकर्ताओं के मत्थे ठीकरा फोड़ने वाली बात है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि कार्यकर्ता भी आश्चर्यचकित है, वो भी सोच रहा है अरे भाई हमारी याद एकाएक अब कैसे आ गई है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की याद आने ना आने से कोई फायदा नहीं है, सांप निकल गया है, अब लाठी पीटते रहिए, चिड़िया चुग गई है खेत, अब कुछ होने वाला नहीं है। आप कार्यकर्ताओं को याद करिए ना करिए, अब मामला निकल चुका है, अब मामला मुझे बनता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है। मैं तो 2027 तक की बात आपको कर रहा हूं। अगर यही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की रहती हैं तो 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल होगा। क्या योगी अकेले इस सारी व्यवस्था को संभाल लेंगे? अगर योगी नहीं हटते हैं और योगी बने रहते हैं, तो क्या योगी बने रह के ये जो तमाम तोप उनके चारों तरफ लगी हुई है, तमाम ताकतें उनको डिस्टर्ब करने में लगी हुई है, क्या योगी जी इनसे निपटने में सक्षम हैं? ये भी हमें देखना होगा। तो योगी जी के लिए ये उत्तर प्रदेश का किला जीतना इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किले के ऊपर जो 2027 में एक बड़ा वॉर होगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि योगी अकेले उसको संभाल पाएंगे। जी जी, बिल्कुल। और जातियों जातियों की जो बाजीगरी इस बार अखिलेश यादव ने की है पीडीए के ज़रिए, और जिस तरह का टिकट बँटवारा उन्होंने किया है, जो सोशल इंजीनियरिंग की है, उसका साफ तौर पर फ़ायदा उन्हें होता हुआ नज़र आया। और हमने देखा कि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस लोकसभा चुनाव में उभर कर आए हैं। ये उनके लिए बड़ी कामयाबी भी है, ऐसे वक़्त में जब लग रहा था लोगों को कि शायद समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सिमट गई है, ख़त्म हो गई है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो यात्राएं रही, उसका फायदा वहां पर मिला। और इसका जिक्र भी समीक्षा बैठक में किया गया है कि समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो दोनों के बीच में, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में भी एक तरह से रिफ्ट पैदा करने की कोशिश भी इस समीक्षा बैठक के जो आए बयान है उनके जरिए करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि ये चुनाव चाहे लोकसभा का हो, ये अभी उपचुनाव जो हुए और आने वाले चुनाव भी अब सिर्फ रोजी रोटी पर होने जा रहे हैं। लोगों को महंगाई की इस मार से आजादी चाहिए, उनको अपने घर में रोजगार चाहिए, सुकून चाहिए, जो फिलहाल ये गवर्नमेंट देने में असमर्थ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।